7 अक्टूबर पर हमास ने की थी बड़ी तैयारी। एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागने वाला था हमास। आज फिर हमास का विध्वंसक प्लान था रॉकेट दागने का। आईडीएफ का दावा, हमने बड़ा हमला नाकाम किया। फाइटर से लॉन्च पैड और टनल पर स्ट्राइक की गई है। सिर्फ 4 रॉकेट दाग पाए हमास के लड़ाके, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ इजराइल पुरजोर जवाब देने की तैयारी कर रहा है हमले की बरसी के मौके पर, और दूसरी तरफ हमास भी इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में था। तो एक बार फिर से 7 अक्टूबर, जी हां, बड़ी खबर क्या है? आज एक बार फिर से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला मुमकिन था। हमास की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, और यह हमला कैसे होता, हमास और हिजबुल्ला इस हमले को अंजाम दे सकते थे। खबर यह सामने आ रही कि बॉर्डर से सटे इलाकों में हमले की आशंका थी। जी हां, तो बड़ी खबरें जो सामने आ रही हैं वो आपके सामने हैं। 7 अक्टूबर 2023 अटैक दोहराने की जा रही थी कोशिश। आईडीएफ की तरफ से इसके संकेत दिए जा रहे हैं। नेतन्याहू को बड़ा संदेश देने की कोशिश थी हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की तरफ से। 7 अक्टूबर की बरसी इस वक्त इजराइल में मनाई जा रही है। इजराइल जाहिर है उन कड़वी यादों को भला कैसे भुला सकता है। 1 साल पूरे हो गए हैं उस बर्बर आतंकी हमले को। हमास हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन था, ये बात हर कोई अब जानता है, और ईरान के इशारे पर बदले की तैयारी इन दोनों संगठनों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, ईरान पहले ही कर चुका है हमला। यो 1 अक्टूबर की तस्वीरें भी हमने दिखाई कि किस तरह इस ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया। समीर, बिल्कुल, और आज क्या होने जा रहा है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी बेरूत से हर अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अब मैं दत्ता जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर को यानी आज के दिन इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। कुछ हमलों को नाकाम किया गया है। क्या इन दोनों संगठनों की ताकत आपको अभी भी आज के वक्त में भी इतनी नजर आती है कि इजराइल पर हमला बोल सकें? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल 7 अक्टूबर से लेके इस साल 7 अक्टूबर के अंदर बहुत सारा कार्रवाई कर दिया इजराइल ने जी। हमास को तकरीबन 90% उसका खात्मा कर दिया है। आज के दिन के अंदर गाज़ा पूरा एक मलबा बन गया है। 41,700-800 लोग मारे गए हैं गाज़ा के अंदर, जिसके अंदर 15 से 18,000 जो हमास के लड़ाके हैं। तो उसकी जो लड़ने की क्षमता तकरीबन वो ख़त्म है। उसके बाद अभी हिजबुल्लाह के ऊपर ऑपरेशन चालू हो चुका है, जिसके अंदर उनकी पूरी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया तकरीबन, और अभी ग्राउंड ऑफेंसिव चालू हो गया है, जिसके माध्यम से इजराइल लेबनान के अंदर एक बफर जोन बनाएगा, जिसके कारण उसके जो अपने नागरिक हैं वो नदर्न इजराइल में वापस आ पाएंगे। और साथ साथ में जो ईरान ने 1 अक्टूबर को जो हमला किया, अभी इजराइल उसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, वो अभी उसकी मर्जी है कब करेगा। लेकिन 1 साल के बाद अभी वो जो हाइड्रा का हेड था ईरान, उसके जो प्रॉक्सीज थे उनको एक एक करके उनकी बाजुएं काट दी गई हैं, और अभी फाइनल अटैक होगा ईरान के ऊपर। और ये जो कार्रवाई हुई 1 साल के अंदर, अभी छोटा मोटा जो मिसाइल फायर कर दी, यहाँ रॉकेट फायर हमास ने कर दिया या हिजबुल्लाह ने चेष्टा करी हाइफा के ऊपर, वो एक मरता हुआ जैसे दिया बुझ रहा होता है, उसकी लौ जलती है। ये उस तरह से कार्रवाई आप देखें। अभी 100% हिजबुल्लाह, 100% हमास तो ख़त्म होगा ही होगा, और अभी ईरान के ऊपर इस प्रकार का स्ट्राइक होगा कि आगे से ईरान कभी इंटरनेशनल टेररिज्म करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि वो जो उसका हाइड्रा का हेड है, जब तक वो हेड नहीं काटेंगे आप, वो हेड जो है उसकी लातें दोबारा पैदा हो जाती हैं। तो आज ये जो मौका है इजराइल के पास, ये मौका नहीं छोड़ेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इनके जो गठबंधन है। ठीक है, यानी फीके दत्ता सर, ये आपको साफ नजर में आ रहा है कि पहले तमाम प्रॉक्सीज का खात्मा, और उसके बाद जो बॉस है इन सभी प्रॉक्सीज का यानी ईरान, उस तक इजरायली सेना पहुंचेगी। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला।
हाइफा और तिब्रियास में आईडीएफ की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल पर 24 घंटे में 18 राउंड हमले हुए हैं। ये देखिए, दो शहर हाइफा और तिब्रियास इजराइल में किस तरह से 7 अक्टूबर से पहले की जो रात है कैसे दहला दिया इजराइल को। एक बार फिर से 24 घंटे में 18 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। यह आप देखिए, हाइफा और तिब्रियास में जो रिहायशी इमारत है वहां पर भी हमले को अंजाम दिया गया। और इस बीच आईडीएफ के हमले से बेरूत में बड़ी तबाही हुई है। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई, यानी बेरूत की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल यहां लगातार बारूद बरसा रहा है। और एक और बड़ी खबर बेरूत से। बेरूत के दाहिया में इजराइल की F-35 से बमबारी। दाहिया के रिहायशी इलाके में बम गिराए गए। हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए इसके बाद की तबाही का मंजर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बेरूत हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक हो गई है। एयर स्ट्राइक में रनवे तबाह हो गया। बेरूत हवाई अड्डे का रनवे तबाह हो गया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने है। हमले के बाद यहां से जाहिर है सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, क्योंकि रनवे पर भी बम आकर गिरा है। रनवे बर्बाद हो गया है, रनवे तबाह हो गया है। ये खबर सामने आ रही है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में बेरूत हवाई अड्डा भी बना है निशाना। तो आप देखिए, मिडिल ईस्ट वॉर जोन 10 बड़ी अपडेट क्या है, इसका हम सीधे रुख करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि इस वक्त हो क्या रहा है। 10 बड़ी अपडेट आपके सामने। पहली बड़ी अपडेट क्या है, लेबनान में 19 नए इलाके खाली करने की जो वार्निंग है उसको जारी किया गया। दूसरी बड़ी अपडेट क्या आ रही है, 7 लाख की आबादी वाला जो दाहिया है वो इस वक्त वीरान हो चुका है। जी और दाहिया वो इलाका है जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था। तीसरी बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिए गए। ज्यादातर ठिकानों को बर्बाद कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हमने नष्ट कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए। अब देखिए अगली अपडेट क्या है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले लगातार जारी, यानी हिजबुल्लाह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, पीछे नहीं हट रहा। छठा बड़ी अपडेट क्या है, लेबनानी पीएम ने कहा है दक्षिण में सेना की मौजूदगी हम बढ़ाएंगे, यह कहा गया है। जी हां, साउथ लेबनान में अब और ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये सीधे संकेत हैं कि हिजबुल्लाह का जो गढ़ है वो बर्बाद करने की तैयारी है। इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर करेंगे, ये कहा गया है लेबनानी पीएम की तरफ से। और लॉयड ऑस्टिन ने योव गैलेंट से बात की है। ईरान पर चर्चा हुई है। योव गैलेंट इजराइल के रक्षा मंत्री, लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री, यानी अमेरिका बार बार ये बता रहा है कि वो इजराइल के साथ है। बिल्कुल। और देखिए यूएन ने क्या कहा, लेबनान में अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ी है, ये यूएन की तरफ से कहा गया। बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ये। ईरान में अलर्ट है, रात में हवाई सेवा को रोक दिया गया है। सरदारा सर, आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? आज है 7 तारीख और जिस तरह से दत्ता सर बोल रहे हैं कि सबसे पहले सभी प्रॉक्सीज का खात्मा और इसके बाद नंबर होगा ईरान का, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, जैसे आपने किसी हिंदी फिल्म में देखा होगा, एक मोगैम्बो और उसके आजू बाजू जो बड़ा विलन है और उसके आजू बाजू उसके छोटे छोटे जो विलन होते हैं। तो अभी ये छोटे छोटे विलन खत्म कर दिए जाएंगे और फिर बड़े विलन के पीछे जाया जाएगा। इसलिए मुझे लगता है आज नहीं तो कल ये जो इनके पास हिजबुल्लाह और हमस के पास जो हथियारों का जखीरा है वो आज नहीं तो कल खत्म होगा ही होगा। लेकिन इजराइल के पास क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट है, कभी भी वो हथियारों का जखीरा खत्म नहीं होने वाला। आज ये जो रॉकेट मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, तोप मार रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, कल ये पत्थर मारने लायक भी नहीं बचेंगे। ये बस समय की बात है। ये हर्ष होने वाला है हमस का, हिजबुल्लाह का, हूती का और फिर इनके पिताजी ईरान का। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सिंह साहब, लेकिन ईरान भी आर पार की लड़ाई के मूड में ही नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल पर ईरान डायरेक्टली हमला कर देगा। प्रॉक्सीज के जरिए तो लगातार हमले हो ही रहे थे, लेकिन ईरान डायरेक्ट हमला कर देगा इजराइल पर, यह भी किसी ने सोचा नहीं था। किस तरह से आप देखते हैं जब यह जानकारी सामने आती है इजराइल से कि हम ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, बस गो अहेड का तैयार है नेतन्याहू की? देखिए, ईरान जो है शुरू से अपनी एक
इस्लामिक वर्ल्ड में प्रभुता बनाना चाहता था। उसके लिए उसने हिजबुल्लाह, हमास, हुती को खड़ा किया ताकि वो इजराइल के अगेंस्ट करें, ताकि जूस के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कैंपेन किया जा सके जिससे लगे कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है। और इसके चलते उसने इन तीनों को सपोर्ट किया वेपन से। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने इन तीनों को तहस नहस करना शुरू किया है, तो ईरान अब घबरा रहा है। उसको पता है कि ये बड़ी जल्दी हमास ख़त्म हो गया है, हिजबुल्लाह ख़त्म होने वाला है और हुती भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ईरान को अब अपनी एक जगह बनाने के लिए खुद डायरेक्टली वॉर में कूदना पड़ा है। इसके लिए उसने मिसाइल अटैक करके एक अपना दिखाने की कोशिश किया है कि मैं भी जो हूँ, मेजर पावर मेरे पास है और हम इजराइल को ख़त्म कर सकते हैं। पर यह एक बहुत बड़ी गलती है ईरान की। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इसके पीछे, जैसे अभी सरदाना साहब ने बताया कि इजराइल के पीछे पूरे अमेरिका का हाथ है। तो उनकी वेपन फ्लो जो है, वेपन इनफ्लो खत्म नहीं होगा। तो ये जो एक बड़ी चीज़ है, उनके पास वेपन आते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, उनके लिए सर्वाइवल की केस है। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरा ये मानना है कि ईरान को भी ये इस बात को रोक देना चाहिए अगर अपना वो सर्वाइवल चाहता है। वो चाहता है कि ईरान आगे, यानी आप ये कह रहे हैं कि ईरान से बहुत बड़ी गलती हुई है जिसका खमियाजा आने वाले वक्त में उसे भुगतना पड़ सकता है। इस बीच देर रात इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ। एक साथ दर्जनों रॉकेट अटैक से दहला दिया गया। इजराइल के हाइफा और तिब्रियास में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। एक साथ दर्जनों रॉकेट आकर गिरे हैं। हाइफा में इजराइल के पोर्ट सिटी को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने बनाया निशाना। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए एक और बड़ी खबर, हाइफा की सड़कों पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया। हमले के बाद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। ये देखिए इजराइल का हाइफा शहर, जहां पर हमला हुआ और उसके बाद क्या हाल हो गया हाईवे का। और युद्ध पर इजराइल का सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे की फाइंडिंग अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 75%, 75% इजरायली बोले समझौते की कोई जरूरत नहीं है। 66% लोगों की नेतन्याहू के विरोध में राय। यह देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। 66% इजरायली लोग नेतन्याहू के विरोध में अपनी राय रख रहे हैं। हिब्रू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह सर्वे किया है। तो देखिए देश के भविष्य पर क्या बोले हैं इजरायली, सर्वे में क्या आया, तमाम जो सवाल हैं जो पूछे गए और उस पर क्या था नतीजा सर्वे का, ये इस वक्त आपके सामने हिब्रू यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स ने सर्वे किया। सवाल देखिए, देश के भविष्य पर क्या बोले हैं इजरायली, ये है पहला सवाल। इस पर क्या कहा गया, बेहतरी की उम्मीद है 37%। जो इजरायली नागरिक है उनको ऐसा लगता है, उम्मीद नहीं नजर आती है। 34% इजरायली नागरिकों को ऐसा लगता है और कुछ अभी तय नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 29% इजरायलियों का कहना है। एक एक करके तमाम सवाल। जी हां, तो देखिए एक साल से जंग में है लगातार इजराइल को भी इस जंग का खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में इजरायली लोगों की राय बड़ी अहम है। किससे ज्यादा खतरा, इस पर इजरायलियों की क्या राय निकलकर सामने आई है, इजराइल के नागरिक क्या कहते हैं, ये रही इस सर्वे की फाइंडिंग आपके सामने। 62% कहते हैं अंदरूनी गतिरोध, यानी अंदरूनी जो गतिरोध है उससे ज्यादा खतरा है। और 38% इजराइल के नागरिक ये मानते हैं कि बाहरी ताकतों से ज्यादा खतरा है। तो इजरायली नागरिकों के मन में क्या चल रहा है, यह सर्वे बहुत हद तक इसका इजहार कर रहा है। देखिए तीसरा सवाल आपके सामने, देश छोड़ने पर क्या बोले हैं इजरायली, फटाफट इसका जवाब आपको बता रहे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये 67% इजरायलियों की तरफ से कहा गया। सोच सकते हैं इस बारे में, यह आंकड़ा है 20% का और कुछ भी तय नहीं है। 13% इजरायली ये बोलते हुए नजर आए। बिल्कुल। और देखिए चौथा सवाल, युद्ध में सफलता पर क्या बोले इजराइल के नागरिक, युद्ध में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्या सोचते हैं इजराइल के लोग। 80% लेबनान मोर्चे पर उम्मीद से आगे की बात करते हुए नजर आए, यानी 80% की राय यह है कि लेबनान मोर्चे पर उम्मीद से ज्यादा हासिल होगा। 50% की राय गाजा में रणनीति कामयाब रही, ये कहते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। अगला सवाल आपके सामने है, युद्ध के टारगेट पर क्या बोले हैं इजरायली।
इस पर भी आप देखिए क्या जवाब मिला है। बंधकों की रिहाई के बारे में 52% जो इजरायली उन्होंने बोला कि जो बंधक है उनको रिहा करवाना चाहिए, इस पर कोशिशें होनी चाहिए। हमास का खात्मा 16% इजरायली मानते हैं कि नहीं, पहले हमास का खात्मा जरूरी है, हमास के ठिकाने मिटा दीजिए। 10% इजरायलियों का यानी ऐसा मानना है। ज्यादातर लोग करुणा बिल्कुल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आधे से ज्यादा। 52% लोग, आधे से Exactly। ज्यादा लोग कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई हमारे लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि इजराइल के लिए भी हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा ज्यादा अहम नजर आ रहा है। ये देखते हुए इजरायली नागरिकों की राय बहुत अहम है। बंधकों की डील पर क्या बोले इजराइल के नागरिक, ये देखिए। 75% कहते हैं जल्द समझौता होना चाहिए, सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि समझौते की जरूरत नहीं है। यानी ये सवाल और इसका जवाब भी ये साफ तौर पर बता रहा है कि इजरायलियों के लिए सबसे अहम है बंधकों की रिहाई। अगला सवाल, बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे पर क्या कहा गया? ये बहुत अहम सवाल जो पिछले 1 साल के अंदर परिस्थितियां बनी। आप देखिए, ये कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है मत, क्योंकि 66% इजरायली तो इसके साथ है कि भाई इस्तीफा दे देना चाहिए इजराइल के प्रधानमंत्री को। 25% ये मानते हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए बेंजामिन नेतन्याहू को, और 9% ऐसे हैं जो अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा इस वक्त आपके सामने आया है इस सर्वे का। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से देखा जाए 66% लोग बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे के हक में। क्या ये जो एक परसेप्शन बनता हुआ इजराइल के अंदर नजर आ रहा है, ये भी जंग खिंचते जाने की सबसे बड़ी वजह है क्या? क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वो कुर्सी पे नहीं रहेंगे तो उनकी जगह इजराइल की जेल में होगी। क्या सही बात है? देखिए समीर, मैं आपकी राय से थोड़ा अलग राय रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये जो हिब्रू यूनिवर्सिटी का सर्वे है ये कितना पुराना है, लेकिन 2 अक्टूबर को, आज से 5 दिन पहले ही खाली, एक सर्वे जो चैनल 12, इजराइल के चैनल 12 का प्रकाशित हुआ था, उसके हिसाब से नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी रेटिंग हिजबुल्लाह पर हमले के बाद बढ़ी है, और उनकी लिकुड पार्टी की भी रेटिंग बढ़ी है, और 3 और एमपी जो कि उनके विरोधी माने जाते थे वो भी उन्होंने खुलेआम नेतन्याहू की पार्टी को समर्थन करने का ऐलान किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू की पार्टी लिकुड जो अपने अकेले के दम पे 120 मेंबर्स में से 68 मेंबर्स को जिता पाएगी। तो मुझे लगता है परसेप्शन धीरे धीरे बदल रहा है हिजबुल्लाह पर हमले के बाद। और ये लगता है कि, और इसी वजह से शायद लगता है कि नेतन्याहू ज़्यादा ही जोश में भर रहे हैं, ज़्यादा आत्मविश्वास आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि अब हम खात्मा करके ही दम लेंगे। जी ठीक है, तो अभी जो रुख है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है इजराइल का कि सभी दुश्मनों का खात्मा करना है। एक और बड़ी खबर, लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। हवाई हमले में एक मस्जिद पूरी तरह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। आईडीएफ का दावा, मस्जिद में हिज्ब का अंडरग्राउंड बेस था। हमले में कई हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने की आशंका। तस्वीरें आप देखिए। और इस बीच देखिए हमास की तरफ से क्या कहा जा रहा है। हमास लीडर खलील अल हैया ने अपील की है नौजवानों से हथियार उठाने की। जी हां, उसकी तरफ से कहा गया है कि नौजवान हथियार उठा लें। वेस्ट बैंक से लड़ाकों को एकजुट होने को कहा गया है हमास की तरफ से। 7 अक्टूबर पर हमास लीडर ने यह अपील की। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे एक एक करके हमास के कमांडर्स को मारा गया है, खात्मा हुआ है। यहां पर आपके सामने 31 जुलाई 2024 की तारीख, इस्माइल हानिया हमास का जो चीफ है वो तेहरान में मारा गया था एक ड्रोन अटैक में। और 13 जुलाई 2024 की बात करें, मोहम्मद दाइफ की अगर बात करें, जो मिलिट्री विंग का हेड है, जिसका खात्मा किया गया। जी हां, 10 मार्च 2024 मारवान ईसा जो कि मिलिट्री विंग का डिप्टी कमांडर था, यह मारा गया। 2 जनवरी 2024 साले अल अरोरी जो कि पॉलिटिकल ब्यूरो का हेड था, उसकी मौत हुई। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2023 इब्राहिम बियारी नरसंहार का जो मास्टरमाइंड था, इसका खात्मा किया इजरायली सेना ने। 15 अक्टूबर 2023 की तारीख, बिलाल अल
केद्रा जो कि नरसंहार में शामिल था 7 अक्टूबर में, यह कमांडर था, इसका भी खात्मा किया गया। इसके अलावा 13 अक्टूबर 2023 को मुराद अबू मुराद एरियल यूनिट हेड था, यह मारा गया। अली कादी जो कि नुखबा यूनिट का कमांडर था, यह मारा गया 13 अक्टूबर 2023 को। जो टॉप लीडरशिप थी हमास की, उसे पूरी तरह से इजराइल ने खत्म कर दिया है। हमास नाम के इस संगठन की कमर तोड़कर रख दी है इजरायली सेना ने। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग पर इजराइल और फ्रांस के बीच टकराव बढ़ गया है। इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में बेंजामिन नेतन्याहू ने नाराजगी जाहिर कर दी है। नेतन्याहू ने फ्रांस के स्टैंड को शर्मनाक बताया। तो आप देखिए ये गतिरोध, ये एक विरोध नजर आ रहा है दोनों देशों के बीच में। तो आखिर फ्रांस पर इतना भड़क क्यों रहे नेतन्याहू, जरा समझते हैं। मैक्रों पर बुरी तरह भड़क गए बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, ये कहा गया। हम ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों से एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें हथियार ना दिए जाएं। निशाना किस पर? फ्रांस पर। निशाना किस पर? मैक्रों पर। इजराइल पर प्रतिबंध की मांग करना शर्मनाक है, यह कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। जो हमारे हथियार रोकना चाहते हैं, हमें उन पर शर्म आती है, यह कहा गया नेतन्याहू की तरफ से। और देखिए नेतन्याहू को मैक्रो पर गुस्सा आखिर क्यों आया, आपको इस पर कुछ और जानकारी देते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया दोनों देशों के बाद, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए इमैनुअल मैक्रो पर। फ्रांस के राष्ट्रपति ने दरअसल विध्वंसक हमलों पर सवाल उठा दिए थे जो इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले किए गए। अमेरिका पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया गया था, जो फ्रांस की तरफ से रुख सामने आया था। मैक्रो ने कहा था गाजा युद्ध को बढ़ाने वाले हथियार रोक देने चाहिए, और इसी के बाद भड़क गए बेंजामिन नेतन्याहू। बिल्कुल। तो मैक्रो का यह बयान जाहिर है नेतन्याहू को रास नहीं आया, और उसके बाद एक तरह की अदावत भरे बयान दोनों तरफ से आने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का आज हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।